तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले भाई हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस पर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर आगे हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो हर क्लास में हम एक काम करेंगे, आएंगे भाई फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर बनाने के लिए न्यू पे मैं जाऊँगा और फ़ोल्डर मैं बना लूँगा। फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ अगेन GIAIC, और इस फोल्डर को भाई खोल लेगा। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर आके इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट 02, और इस फोल्डर को भाई मैं खोल लेता हूँ। अगर मुझे VS कोड चलाना हो, क्या मैं यहाँ से खोल लूँ VS कोड? कोई मसला तो नहीं होगा? अगर आप इस फोल्डर से अगर अपना VS कोड खोलते हो तो वैसे तो सही चलेगा, लेकिन जब आप उसकी कमांड्स चलाओगे तो आपके पास एरर्स आएंगे। तो भाई जिस फोल्डर के अंदर आपको काम करना है, पहले उस फोल्डर को खोल लो। तो हम प्रोजेक्ट 02 पे काम करने वाले हैं, तो हम पहले प्रोजेक्ट 02 को खोल लेते हैं। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एड्रेस बार पे CMD। क्या मतलब है CMD का? कमांड प्रॉम्प्ट। तो भाई ये भाई मेरा टर्मिनल खुल गया है, ग्रीन सा। अब क्या लिखूं? कोड स्पेस डॉट। अगर मैं डॉट नहीं लगाऊं तो VS कोड खोलने के लिए आपके पास ये कमांड है। आप इसको दबा के अगर खोलोगे ना तो VS कोड आपका पुराना जो खुला हुआ था ना पहले प्रोजेक्ट, वो खुल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो अभी मैंने फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट 02 का, ये फोल्डर VS कोड के अंदर खुले। इसी फोल्डर पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है ना, तो इस फोल्डर को, करंट फोल्डर को खोलने के लिए मुझे कोड स्पेस डॉट, ये जो डॉट है ये काम कर रहा है कि भाई आपका प्रोजेक्ट 02 का जो फोल्डर है उसको VS कोड में खोल दें। एंटर। तो भाई ये आपका VS कोड खुल गया और प्रोजेक्ट 02 यहाँ पे बना हुआ है। न्यू फाइल बनाते हैं। क्या नाम है भाई? main.ts। इसके अंदर कंसोल .log हेलो वर्ल्ड मैंने लिख लिया और आखिर में सेंड कर। अच्छा एक सेकंड, अच्छा देख लिया कोड, लिख लिया मैंने कोड। टर्मिनल पे जाके लिख लूँ कमांड। तो टर्मिनल भाई हमारा खुला हुआ है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा TSC main.ts। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई दोनों कमांड्स में साथ में लिख दूँ। बार बार पहले एक कमांड चलाओ, फिर दूसरी चलाओ, फिर एक चलाओ, फिर दूसरी चलाओ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई दोनों कमांड्स मैं साथ में चलाऊँ। अभी वॉच को हम नहीं चढ़ रहा है, पहले आसान तरीके देख लेते हैं। तो दोनों कमांड साथ में चलाने के लिए आप लिखोगे TSC main.ts, एंड का साइन लगाओगे। ये आपका जो साइन है, ये जो आपका करेक्टर है, ये आपको 7 का जो बटन होता है ना वहाँ मिलेगा। शिफ्ट के साथ 7 जब आप दबाएंगे, उसके बाद node main.js। तो ये वाला काम क्या होगा कि एक साथ मैं दोनों कमांड चला रहा हूँ। TSC main.ts पहले ये चल जाएगी, फिर उसके बाद खुद से node main.js चल जाएगा। अब मुझे एक ही दफ़ा चलाना होगा, ये दोनों काम हो जाएंगे। सही है? कमांड्स में कोई मसला? ये आपकी कमांड लिखी हुई जो आप भाई बचपन से करते आ रहे हैं। नेट नहीं चल रहा, तो नेट की ज़रूरत भी क्या है? नेट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। अब मैंने वही बताया ना कि नेट सुबह सही चल रहा था। अब अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो भाई कहीं कुछ छेड़खानी हुई होगी,
पर फिर भी हम चेक कर लेंगे। अच्छा, TSC main.ts एंड node main.js, तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। अब मुझे आप लोग ज़रा ये बताएं, ये वाला काम हमने कब किया था? फर्स्ट क्लास में किया था ये वाला काम ओरिएंटेशन के बाद। मुझे ये बताएं, लास्ट क्लास में जो जो चीज़ें पढ़ाई थी, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कितने लोगों ने घर पे वो कर लिए? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कितने लोगों ने नहीं करी है? क्यों नहीं करी है आप बताएं। आपने हैंड रेज किया ना, नहीं बनाया जी। एक हफ्ता शादियां चल रही थी आपकी। अरे भाई रहम करो, आपकी शादी थी, कजन की शादी है भाई। देख सारा कुर्सियां लगा रहे थे क्या? अबे भाई थोड़ा टाइम निकाल के, रात में शादी होती है, दिन भर क्या कर रहे थे? एक हफ्ता सफाई, हर किस्म के बहाने आएंगे जी। आपने क्यों नहीं किया? आपने भी नहीं किया जी, कर लिया। आप तो चीतो हो ना वे जी। आप जो सच छुपा रहा है, हाँ चश्मा वाले भाई, क्या हुआ? क्या टेस्ट था? तो ओए भाई टेस्ट नहीं था ना, कौन सा टेस्ट था? केमिस्ट्री वगैरह का टेस्ट था, तो आपने ये छोड़ दिया। अच्छा, जिन लोगों ने किया इस चीज पे कितना टाइम लगना था? एक हफ्ते में। आपको तो खैर 2 हफ्ते मिले थे, भाई 2 हफ्ते शादियां चल रही थी। कितने कजन है भाई? चलो एक कजन है, कितनी शादी है उनकी? 2 हफ्तों में। अब देखिए यही बात है, मैं अब एक एक बंदे को पॉइंट आउट करके तो कर नहीं सकता ना, मैं करा सकता हूँ। खवातीन में भी ऐसे ही है। अब जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनकी प्रॉब्लमें बढ़ेंगी, और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें आपकी फैकल्टी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपको पिछली क्लास वाला नहीं आएगा तो आगे वाली क्लास का आप कंटेंट कैसे समझोगे? ये जो console.log मैंने पहली क्लास में कराया था ना, यकीन करो लास्ट क्लास जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना इस मॉडल की, तब भी मैं console.log यूज कर लूँगा। तो ये सारी क्लासों में हम यूज करते जाएंगे। अगर यही नहीं समझ आया तो आगे की चीजें कहाँ समझोगे? थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई क्लास में जाके बैठेंगे, 3 महीने गुजारेंगे, गूगल से कॉल आई है, सर आप हमारे साथ काम कर लें, सर फेसबुक डाउन हो गया, सर आप हमारी कंपनी में आ गए, ऐसा नहीं होगा। इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेगा। क्या कर सकता है? ये जो आपने अभी चीज़ें मिस करी है ना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, इस कोर्स से ड्रॉप आउट हो जाएगा। और हम नहीं करेंगे, आप खुद 5 क्लासों बाद आओगे, अगर आपने कोई कवर चीज़ नहीं करी होगी ना, 5वीं क्लास में आप आओगे, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा, फिर खुद ही ड्रॉप आउट हो जाओगे। और फिर 3 महीने बाद क्या होगा? फिर नए एडमिशन जब होंगे तब आप बोलोगे अरे ये कोर्स करेंगे, फिर वापस आओगे। जिनका टफ स्केड्यूल होता है, 10% लोग होंगे, अपना स्केड्यूल बना लो यार। 1 घंटा निकालना दिन में। अगर तुम 7 घंटे की नींद करते हो, 6 घंटे की नींद करते हो, भाई 1 घंटा नींद का कम कर लो, 1 घंटा निकाल लो। अगर बहुत ज्यादा टफ स्केड्यूल है, और स्केड्यूल बनाओ, नहीं बनाओगे ना तो तुम्हारी जिंदगी में यही रहेगा कि जो है यार बहुत बिजी स्केड्यूल है। अगर आप निकालना चाहो ना टाइम, निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हर चीज़ का टाइम डिसाइड करो। इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने अम्मी का काम करना है, दही दूध अंडे लाने हैं, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने खाना खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक नमाज़ें पढ़नी है। पूरा टाइम बताओ, फिर देखना टाइम निकल जाएगा।
स्केड्यूल जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक भाई मुश्किल नहीं होगा। खैर हम तो ज़ाहिर सी बात है हर क्लास में एक चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे, मार्क मूव करेंगे। अच्छा एक और सवाल, हेलो हमजा मैंने लिख दिया, क्या चीज़ प्रिंट होगी? हेलो हमजा प्रिंट हो जाएगा? क्या हुआ? आप कह रहे नहीं होगा, क्या नाम है आपका? PS फाइल अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। कंट्रोल एस नहीं हुआ, हो जाएगा। सेव तो कह रहे नहीं हुआ, डॉट आ रहा है। वो कह रही है क्या आप बात कर रहे हो जाएगा। क्या चीज प्रिंट होगी? चला के देख ले। अगर मुझे पुरानी कमांड चलानी है तो मैं एरो की से अप वाली की जब दबाऊंगा तो मेरी पुरानी कमांड आ जाएगी। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा लिख लो, फिर उसके बाद आप पुरानी कमांड चलाने के लिए एरो की दबा के पुरानी कमांड्स ला सकते हो। अप वाली जो एरो की होती है ना, यहाँ पे आपके कीबोर्ड्स में 3 कीज़ हैं, 4 कीज़ हैं। अच्छा तो अप वाली मैंने की दबाई, ये मेरे पास पुरानी कमांड्स आ गई जिसमें मैं टाइप स्क्रिप्ट वाली कमांड भी चला रहा हूँ और main.js वाली भी। दिखा दूं, मैंने का कोड दिखा दूं, फिर सर बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे। पहले चला के देख लें। नहीं सर आएगा। हेलो वर्ल्ड आ गया, मैं वर्ल्ड की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। तो हेलो वर्ल्ड आपके पास प्रिंट हो रहा है, क्यों? हमने सेव नहीं किया फाइल। क्योंकि भाई जो पुरानी वाली चीज सेव हुई भी थी हेलो वर्ल्ड, वो ही प्रिंट होगा आपके पास। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे तब तक भाई नई वाली चीज प्रिंट ही नहीं होगी। तो पहले जो आपने चीज सेव करी थी वो आपके पास जो थी कौन सी थी? हेलो वर्ल्ड। तो वो वाली चीज आपको शो हो गई। हेलो हमजा अभी सेव किया मैंने, अभी सेव करूंगा तो अब हेलो हमजा शो होगा। तो ऑटो सेव पे लगा दें। ऑटो सेव पे भाई ऊपर जाके हम फाइल पे जाके ऑटो सेव पे लगा देता हूं। ठीक है, ये वाली चीजें तो ऐसी हैं। अच्छा कोई यहाँ पे क्लास में ऐसा बंदा है जिसने कैटरिंग का काम किया हो, केटरिंग वगैरह का काम? नहीं है, किसी ने भी नहीं किया। वो एक मेरा भाई बैठा हुआ, लेकिन वो बहुत पीछे बैठा है, आपकी आवाज नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? नहीं आ रही। चलो आगे से ही किसी को बना लेते हैं केटरिंग वाले भाई। कहाँ है ये? क्या नाम है आपका जी? परवेज अहमद। अच्छा जी परवेज भाई अब हमारे हैं केटरिंग वाले भाई, जिसका मतलब क्या है कि परवेज भाई हमें फैकल्टी को, आप लोगों को नहीं, फैकल्टी को, सिर्फ फैकल्टी को खिलाएंगे भाई बिरयानी। अच्छा तो अब अगर खिलाएंगे ना, सही है। मैंने कहा रमजानों से पहले अब खाने वाने की बातें कर लो, फिर तो उसके बाद कहाँ मौका मिलेगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर रोज़ा है, सर रोज़ा है। अच्छा तो भाई अब इन्होंने मुझसे पूछा सर आप लोग कितने लोग हैं? तो मैंने कहा भाई हम लोग 4 लोग हैं। तो उसका मैं एक अदर वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल बनाने के लिए हमने लेट वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ फैकल्टी, कि भाई कितने नंबर ऑफ फैकल्टी है, कितने फैकल्टी हमारे पास, उसका मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। अच्छा इसकी डाटा टाइप क्या रखूं? नंबर। स्ट्रिंग भी रखूं? नंबर रखूंगा क्योंकि मैंने वेरिएबल में आपको बता दिया है कि भाई मैं नंबर ऑफ फैकल्टी स्टोर कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि भाई कितने फैकल्टी है बस वो बता दो। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 फैकल्टी है इस क्लास में।
ठीक है। उसके बाद भाई परवेज भाई ने बोला यार 4 तो बहुत कम है, आप और ले आओ, मसला नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने मैनेजमेंट के लोग भी मिला लिए। तो मैनेजमेंट भी हमारे साथ मिल गई है बिरयानी की दावत में। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर ऑफ मैनेजमेंट। इसकी डेटा टाइप क्या रखूँ, नंबर इक्वल्स टू 3 लोग कर लेते हैं भाई। अच्छा, ये जो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, आप देख रहे हैं कैसा मैंने मीनिंगफुल नाम रखा है कि भाई वेरिएबल को देखते ही पता चल जाए इसमें क्या चीज मैंने स्टोर करी है। तो इसी तरह से आपने नाम रखते हैं। ये कौन से केस में मैंने नाम रखा है, अपर केस, लोअर केस, कैमल केस में आप नाम रखोगे। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने भाई परवेज भाई को बताना है कि भाई हम लोग टोटल, मैंने इनको बस इतना बताना है कि भाई फैकल्टी के मेंबर्स 4 है, अब मैनेजमेंट के नंबर 3 है, बाकी ये खुद ही कैलकुलेशन कर लें कितने लोग बने टोटल। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और उसके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कौन सा वाला होगा, एडिशन, जिसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो क्या कर लो, नंबर ऑफ फैकल्टी प्लस नंबर ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या रिजल्ट आएगा, 7। तो भाई इस तरह से हमने लास्ट क्लास में भी एडिशन पढ़ा था कि 2 नंबर को अगर प्लस कराना है तो आप प्लस का साइन लगाओगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में नंबर ऑफ फैकल्टी लिख दिया प्लस नंबर ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई हमारे पास जितने लोग हो गए टोटल, वो भाई हमारा रिजल्ट परवेज भाई को हम दे देंगे। परवेज भाई बोलेंगे कोई मसला नहीं, बोटियाँ ज़्यादा डालनी है बस। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। उससे आगे बढ़ने से पहले भाई मुझे जो है कुछ लोगों की अनाउंसमेंट करनी है। तो मिस सबा, हमने लोगों के नाम नोट कर लिए या आपको और टाइम चाहिए, हो गया? आ जाओ लड़के, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर ऑफ फैकल्टी और नंबर ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने भाई प्लस कर दिया। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो है कहाँ गए परवेज भाई, भूल तो नहीं गया हमें। अब परवेज भाई ने फिर बोला कि यार ठीक है मसला नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ फैकल्टी मेंबर्स एब्सेंट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए भाई आप लोग क्या करोगे, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नंबर ऑफ एब्सेंट फैकल्टी। और यहाँ पे मैं नंबर डिफाइन कर देता हूँ कि 2 लोग नहीं आए, हमारे पास 2 फैकल्टी के लोग नहीं आए। अच्छा, आप लोग जो है सब एक साथ नहीं आओ, आप लोग जो है एक एक करके जाओ। तो आप लोग जगह पे बैठ जाओ, जब आपको दिखे कि भाई फैकल्टी फ्री है आप तब आ जाओ आराम से, वरना खड़ी रहोगे यहाँ पे रश लगेगा। अच्छा, एब्सेंट फैकल्टी जितने भी थे मैंने यहाँ पे उनका नंबर लिख दिया। अब क्या कैलकुलेशन करूँ भाई, ये जो कंसोल मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे ही मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। पहले कंसोल की जगह पे ऐसे ही करके देखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर दिया, मैंने इसको कमेंट कर दिया, जिसका मतलब ये चलेगा नहीं चलेगा। तो भाई नीचे आते हैं, यहाँ पे आके मैं करता हूँ लेट भी नहीं करता मैं, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस और माइनस कर देता। सबसे पहले क्या करूँ, नंबर ऑफ फैकल्टी प्लस नहीं करूँ, पहले प्लस कर लेना, प्लस नंबर ऑफ मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, माइनस नंबर ऑफ एब्सेंट फैकल्टी। तो बिल्कुल वही मैथ्स है जो आप भाई मैथ्स 9 क्लास में 8 क्लास में करते हैं।
तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा भाई? नंबर ऑफ फैकल्टी कितने हैं? 4। प्लस करना है, मैनेजमेंट के लोग कितने हैं? 3। माइनस करना है 2। इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 1 कौन बोल रहा है? प्रिंट नहीं होगा। अच्छा वो तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। 5 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने नीचे चीज लिखी है ये यही काम कर रही है। तो इसको मैं डायरेक्ट कंसोल पे लिख लूँ। कंसोल पे लिख लेते हैं भाई। ये कंसोल के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ। चला दूँ अब? चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? कमेंट किया हुआ है। अनकमेंट करने के लिए क्या करूँ? कंट्रोल स्लैश। जब मैं ये दबाऊंगा तो आपका कोड अनकमेंट हो जाएगा। चल आगे देख लें। क्या आंसर आया? 5 आपके पास आंसर आ रहा है। इस तरह से आप में कोई भी मैथ के ऑपरेशन आराम से परफॉर्म करा सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ तो हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, ऐसे ही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लस माइनस बचपन से ही कर रहे हैं तो वही वाली चीज़ है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या है भाई? वेरिएबल्स हैं। अच्छा जी, अब भाई परवेज भाई ने बोला कि ये तो बहुत कम लोग हो रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा। तो मैंने इनसे बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, गवर्नर के इस प्रोग्राम में जितने भी बैचेस हैं उन सब के फैकल्टी को आप दे दो। अब ये फंस गया। अब इन्होंने कहा यार ये कम करा करा के मैंने बढ़ा दिए। अब ये हो गए हैं टोटल हमारे पास कितने बैचेस हैं? 21 बैचेस हैं। तो दिन रात क्लासें हो रही होती हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ, लेट नंबर ऑफ बैचेस। एक काम करते हैं, पहले लॉजिक सोचते हैं ना। फर्ज कर लेते हैं हर क्लास में 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं। हर क्लास में 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं और टोटल हमारे पास 21 क्लास है। तो टोटल हमारे पास कितनी फैकल्टी हुई? 84। क्या बात है, करके लाए हो। करके देख लेते हैं। क्या करूंगा उसके लिए? मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी। इस नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। इक्वल्स टू लगाया। अब क्या करूँ? क्या मल्टीप्लाई बाय 4? 81 मल्टीप्लाई बाय 4, 21 मल्टीप्लाई बाय 4। ये करूँगा, ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होगा? नहीं, नंबर ऑफ फैकल्टी मेरे पास है पहले से लाइन नंबर 1 के अंदर। तो क्या मैं इसी वेरिएबल को उठा के यहाँ पे रख दूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय 21 कर दूँ तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि बैचेस हमेशा 21 ही रहेंगे। फैकल्टी मेंबर कल को अगर चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल हर क्लास में 6 फैकल्टी होंगे, आप में से भी कुछ लोग सेलेक्ट हो गए। अब हमारी क्लास में हर क्लास में 6 फैकल्टी मेंबर, तो अगर मुझे अपडेट करना होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आके अपडेट करूँगा तो हर जगह खुद ही चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो ये वाली कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया। यहाँ पर आके वापस भाई मैं 4 करता हूँ और ये जो डेटा टाइप मैंने लगाई है इसको भी मैं हटा देता हूँ।
फिलहाल, ताकि हमारे पास कम कोड लिखा हुआ हो। अच्छा जी, फिलहाल मैंने ये चीज़ें हटा दी हैं सिंपल करने के लिए। अब मुझे कंसोल पे क्या चीज़ प्रिंट करानी होगी? टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी निकालने के लिए ये जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, इसी को अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई मेरे पास टोटल कितने फैकल्टी हैं? 84। चला के देख लेते हैं, कोड को अच्छे से पढ़ लें। कोई सवाल है तो पूछें एमएस करके। ड्रैग कहाँ किया मैंने यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ड्रैग मुझे समझ नहीं आया आपकी बात ना। ये तो इसके लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, यहां से मैंने कॉपी किया, यहां पर आके मैं पेस्ट कर देता हूं। कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए भाई, हमारी फील्ड में कॉपी पेस्ट तो आना चाहिए भाई। अच्छा, लेकिन उसको आने में देर भी लग जाए तो मसला नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी होगी। मेरे जैसे लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लर्निंग वाला फेज खत्म हो गया, अब हमने काम करना होता है जल्दी जल्दी। अच्छा, पूछे सवाल पूछे, क्योंकि डिवीजन मैंने थोड़ी करना है, डिवीजन तो आप लोगों ने करना है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा बस, अगर इसको समझे आप डिवीजन नहीं कर सकते। जी, पीछे से कितने लोगों को मसला है हैंड रेस करें, ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, हैंड रेस है तो पीछे क्यों बैठो मामू, आगे बैठो। वो इतना पीछे से हैंड रेस हुआ यार। देखिए मसला ये होता है कि आप लोग जब पीछे बैठते हो ना, और आप ऊपर से स्लो लर्नर भी है। स्लो लर्नर बुरी बात नहीं है, नेचुरली होता है भाई, मैं भी बड़ा स्लो लर्नर, वो समझ ही नहीं आता। पढ़ने बैठो तो वो एक एक चीज़ में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन सर एक बार और रिवाइज करवा देंगे, स्ट्रेट तो प्रॉब्लम हो रहा है। जी मैं करा देता हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये आज का टॉपिक है, ये पिछली क्लास का टॉपिक है। जो लोग करके आए उनको तो बड़े मज़े से समझ आएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप नहीं करके आओगे तो हर क्लास में मसले रहेंगे और हम एक ही टॉपिक में नहीं रुक सकते। रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से गौर से सुना। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नंबर ऑफ फैकल्टी का, कि भाई हमारी क्लास में कितनी फैकल्टी है, या गवर्नर हाउस में जितनी भी क्लास हैं उन हर क्लास में कितनी फैकल्टी है। तो मैंने बता दिया कि भाई हर क्लास में शायद 4 फैकल्टी है, मैं 4 लिख दिया। मैनेजमेंट के कितने लोग हैं उसका मैंने एक अदद अलग वेरिएबल बना दिया। कितनी फैकल्टी एब्सेंट है उसका भी मैंने अलग वेरिएबल बना दिया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने नंबर ऑफ फैकल्टी बता दी। अब लास्ट में अब हमने क्या कैलकुलेशन करनी थी, मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमें पता चले कि हमारे पास पूरे प्रोग्राम में, गवर्नर के जो प्रोग्राम है GIAIC, उसमें कितनी फैकल्टी है टोटल। उसको निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई हर क्लास में अगर 4 फैकल्टी हैं और टोटल हमारे पास 21 बैचेस हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज कितने होंगे। तो उसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दूं, मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास हर क्लास में 4 फैकल्टी, मैंने लिख दिया 4। और फिर मैंने आपको बताया कि भाई हर क्लास में 21 बैचेस हैं, हर क्लास में 4 फैकल्टी है, तो 4 फैकल्टी मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 21, क्योंकि हमारे पास 21 बैचेस है।
तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी आ जाएंगे। तो ये जो 4 है आपके पास, ये क्या है? नंबर ऑफ फैकल्टी। ये 21 क्या है? कितने बैचेस हैं हमारे पास? अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर बैच के अंदर 4 फैकल्टी है, तो सबको जब हम मिला देंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 84। इसका जो आंसर है 84 है। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन जो है मैंने कहाँ पर करी हुई है? यहाँ पे करी हुई है। नंबर ऑफ फैकल्टी क्या है हमारे पास? इसको समझता है, अनकमेंट करता हूं मैं। नंबर ऑफ फैकल्टी हमारे पास 4 है, ऐसा ही है। ये जो नंबर ऑफ फैकल्टी हमारे पास ये 4 है, और 21 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ बैचेस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 21 वही लॉजिक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका आंसर भाई चला के देख लेते हैं। 84 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग भाई इसके साथ एक और चीज भी इम्प्लीमेंट करेंगे, डिवीजन। अब डिवीजन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे भाई? मैंने परवेज भाई को बोला, परवेज भाई कहाँ गए? चुप गए? बिरयानी बना रहे? कहाँ है? अच्छा, परवेज भाई का भाई यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं कि भाई कितनी बिरयानी होंगी, कितनी बोटियाँ होंगी और खीर भी होगी। अच्छा, अब जो है यार मत तोड़ो, क्या हो गया? घर के गुस्से यहाँ पे नहीं निकाले प्लीज। अच्छा, यहाँ पे मैं आया, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे जो है, पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ कि क्या निकालना है। मुझे ये चीज़ निकालनी है कि भाई कहा है भाई हमारे केटरिंग वाले भाई, यार ये 84 लोगों के लिए कितनी किलो बिरयानी बनेगी? जी 15। अबे कम पड़ गई, खाते पीते लोग हैं। किलो में बताएं। 20 किलो, 21 डब्बे नहीं यार, 1.5 किलो में बताना है। 20 केजी कर लें, आसरा कर लेना थोड़ा। 8 की 2 कर लो। चलो 20 केजी कर लेना भाई। अब आप लोगों ने क्या करना है? डिवीजन यहाँ पे होगी सिंपल सी। मुझे एक आंसर देना है कि भाई अगर हमारे पास 20 केजी की बिरयानी है और 84 लोग हैं, तो हर बंदे को कितने किलो बिरयानी मिलेगी? 1.5 पाव करके देख लो। करो, डिवीजन है सिंपल सी। मेंटल मैच खड़ी होगी भाई स्कूलों में। यही प्रॉब्लम आपको दी भी होती है, आपको बताया गया होता है कि भाई आपके पास 20 किलो बिरयानी है और वो 84 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हर बंदे को कितना किलो बिरयानी मिलेगी? आधा किलो तो भाई, आधा किलो मिलेगी तो वो तो 40 लोगों की होगी। 4.2। अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ तो 20 आप लोग उल्टा कर रहे हैं, डिवीजन गलत कर रहे हैं। 4.2 हो जाएगा। बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों में, फैकल्टी में, ना कि फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बिरयानी में। 23 ग्राम, 23 ग्राम एक का आया भाई 23 ग्राम। भाई किलो में बता रही यार, किलो में मैंने आपको बताया।
0.2 38 ग्राम 0.23 kg और हाँ 0.2 अरे एक पाव और छोड़ो यार, केजीज में बताओ कितने 0.2 के 0.25 कितने 0.25 0.23 kg और 0.23 के आओ नहीं हुआ यार, गलत इन्होंने बोल दिया 20 किलो। इसमें वो दांत भी गीला नहीं होगा, बताओ भाई। सर एक पाव बिरयानी सर्व हो रही है इसमें तो एक पाव बिरयानी आएगी 250 ग्राम सर पकने के बाद ज्यादा बढ़ जाती है 20 किलो 250 ग्राम आएगी भाई। और किसका आ रहा है 4.2। उल्टा कर अब अगर आप कैलकुलेशन से हटके अगर सोचो 20 किलो बिरयानी है, 80 लोगों में डिवाइड करनी है, तो हर बंदा अगर 4-4 किलो ले जाएगा, 5 ही बंदों में 20 किलो हो जाएगा। डिवीजन उल्टी कर दी है। 250 ग्राम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करनी बिरयानी की 0.2 किलो में मुझे बताओ भाई सर 0.23 सर एक पाव 0.23 250 ग्राम 28 ग्राम 230 ग्राम देखते हैं ना, अभी सबको करने दो, करो जल्दी इम्प्लीमेंट करो। कोड जो लिखा हुआ है इसे लिखो। क्या हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया? आवाज नहीं आ रही। गर्मी से बंद हो गया क्या आंसर नोट करूं? 4 kg। अच्छा लिखना तो बता दो, मैं कैसे लिखूंगा? 20 डिवाइड बाई 84 अच्छा पहले ऐसी ना कमेंट करके ऐसी चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, कितने किलो बिरयानी है? पहले क्या लिखूं, नंबर ऑफ पीपल लिखूं या किलो नंबर ऑफ क्वांटिटी पहले नंबर ऑफ क्वांटिटी बिरयानी आएगी 20 किलो की, ऐसे ही है, सही है डिवाइडेड बाय 84। तो 84 बुक्कड़ जो है वो 20 किलो बिरयानी में डूब पड़ेंगे। अब कितने लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं 84 डिवाइडेड बाय 20? ये उल्टा कर लो आप, बिरयानी को फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो ये होगा इसका आंसर 0.23। तो भाई बहुत कम है, तो आपने सेकंड डिश भी रखनी होगी ना अंदर कर भाई। ये आ गया वापस 0.23 आ रहा है यार एक बंदे को। बताओ जल्दी से इसे इम्प्लीमेंट करें, पूरी कैलकुलेशन दो। अच्छा जी, जो लोग मैंने लीड फैकल्टी सेलेक्ट करे थे वो लोग खुद खड़े हो सकते हैं, और जो है ना स्टूडेंट्स जो जिनके सवाल है वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ताकि जो आपकी हेल्प करने को ही आ जाए। तो हमारा लास्ट क्लास का ही रिवीजन चल रहा था, अभी तक कोई नई चीज़ तो पढ़ी नहीं है, ऐसा ही है, नई चीज़ें पढ़े चलते हैं भाई।
अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी ना कभी, ऐसा ही है। मैथ्स भी पढ़ी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके पास फॉर्मूले होते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर फोर्स का क्या फॉर्मूला है? ma, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो उसका आपको क्या निकल आएगा? फोर्स। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह के कैलकुलेटर बना सकते हैं। फॉर्मूला लगाना है बस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एक्सपोनेंट सब है, बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जी, टोटल नंबर मेन नंबर और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। बीएमआई कैलकुलेटर आप लोगों का होमवर्क। अच्छा, इसका कोड भी लिखा हुआ है बीएमआई बॉडी मास। इसके अंदर एक चीज, अच्छा स्लाइड नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 129 नहीं बल्कि 131 होमवर्क लिखा हुआ है आपका। इसमें इंक्वायरर वाली जो चीज़ है ना, वो आप लोग अभी छोड़ सकते हैं, छूट है आप लोगों को, आगे चल के हम करेंगे। हो गया? आप तो बड़े होशियार हो, सब हो गया? नहीं अभी नहीं बुला रहे, थोड़ी देर में बुलाएंगे। वो पीछे से इशारे कर रहे हैं, बुला लो बुला, नहीं को बुला लेंगे, ठीक है? कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला किस लाइन में लिखा हुआ है? 4 में? हाँ, लाइन नंबर 3 के अंदर आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बॉडी मास बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपने निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? वेट चाहिए केजीज में, हाइट चाहिए मीटर्स में, बस ये 2 चीजें चाहिए। इसको यूज करते हुए आप जो है बीएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं। फॉर्मूला भी आपको दे दिया गया। बोर्ड मास पढ़ी है? बोर्ड मास के अंदर सबसे पहली चीज कौन सी सॉल्व होती है? ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या वही रूल होंगे? सेम वही रूल होंगे जैसे आपने मैथ्स में पढ़े हैं। यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर वाली चीज सबसे पहले क्या होगी? सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई होगी। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले मल्टीप्लाई होगी, हाइट इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स। इसका जो आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? जो आपके पास केजीज है, वेट इन केजीज, उसके साथ आप डिवाइड करो और जो भी आंसर आएगा उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और आप जो है उसको आखिर में कंसोल करा सकते हैं। शुरू की 3 लाइनों में कोई मसला, वही मैथ्स है और कुछ नहीं है, पूरी मैथ्स है। और मैथ्स के अंदर बस वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट है। चौथी लाइन जो है लास्ट वाली, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? समझ नहीं आया। डॉलर का साइन है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं और पता नहीं ये डबल कोट से क्या है। सर ये बैकटिक है, बैकटिक्स है। कितने लोगों को ये लाइन नंबर 4 समझ आ रही है?
नहीं समझ आ रही? पढ़ने में क्या लग रहा है, ये क्या चीज शो करेगी कंसोल पे? योर BMI इज, आगे आपके पास जो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो शो होगी। कॉन्केटिनेशन पढ़ी थी लास्ट क्लास में, अब वो टॉपिक आ रहा है। आते हैं भाई यहां पर, ये चीजें मैं हटा देता हूं और यहां पर आके मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं फर्स्ट नेम, कैमल केस में मैंने इसका नाम रख दिया, इक्वल्स टू, और यहां पे भाई मैंने इसकी वैल्यू रख देनी है हमजा। दूसरा वेरिएबल मैं बनाऊंगा लेट एज इक्वल्स टू 23। ये भाई मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स बना दिए। अब मैं चाह रहा हूं मेरे कंसोल के अंदर एक चीज प्रिंट हो, एक मैसेज प्रिंट हो जिसमें लिखा हो हेलो माय नेम इज हमजा एंड माय एज इज 23। तो फर्स्ट नेम और एज ये दोनों मेरे मैसेज के अंदर शो होने चाहिए। आगे चलते हैं, कैसे लिखेंगे भाई? लास्ट क्लास में कॉन्केटिनेशन के लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया था? प्लस का साइन यूज किया था। तो क्या अब भी मैं वो यूज कर सकता हूं? करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा हेलो माय नेम इज, उसके बाद क्या करूं? प्लस यहां पे लिखूंगा, प्लस इन्वर्टेड कॉमा से पहले बाहर आऊंगा मैं, उसके बाद यहां पर मैं प्लस लिखूंगा और प्लस के अंदर मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट नेम। क्या चीज प्रिंट होगी? हेलो माय नेम इज हमजा। आगे मैं चाह रहा हूं लिखा है एंड माय एज इज दिस 23। तो उसके लिए मैं क्या लिखूं? फिर से प्लस का साइन लगा दूं, लगाएंगे। फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस मैं पूरा करूंगा एंड माय नेम इज, चेक कर रहा था, माय एज इज, अब प्लस, अरे प्लस एज। तो अब ये मैंने, ये अलग अलग लाइनों में आ रहे हैं, लेकिन सेंटेंस अगर आप पढ़ें गौर से तो सबसे पहले मैंने लिखा है हेलो माय नेम इज हमजा, हेलो माय नेम इज, ये टेक्स्ट लिखा। फिर मैं चाह रहा हूं फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो चीज है वो प्रिंट हो। मैं क्या करूंगा? प्लस का साइन लगाऊंगा और डायरेक्ट उसके बाद मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। तो इसका मतलब ये फर्स्ट नेम की जगह पे क्या आ जाएगा? हमजा। उसके बाद मैंने प्लस किया और यहां पे लिखा एंड माय एज इज प्लस एज, और इस वाली एज की जगह पे क्या आ जाएगा? 23, क्योंकि 23 लिखी है ना मैंने यहां पे। तो पूरा जो मेरा सेंटेंस बनेगा उसको अगर मैं चला के देखूं यहां पर आके TSC main डॉट TS एंड एंड का साइन लगा है, नोट main डॉट JS। क्या चीज प्रिंट हो रही है? हेलो माय नेम इज हमजा एंड माय एज इज 23। अब यहां पे प्रॉब्लम देगी, हमजा और एंड के बीच में स्पेस नहीं है, लेकिन सेंटेंस बन गया हमारा। लेकिन ये वाला जो तरीका है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा। टेक्स्ट लिखो, प्लस लगाओ, फिर वेरिएबल का नाम लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर कुछ और लिखो। अब यहाँ पे मुझे अगर स्पेस डालना है ना,
फर्स्ट नेम और एंड के बीच में, जैसे यहाँ देखें स्पेस नहीं है, हमजा एंड, इन दोनों के बीच स्पेस नहीं है। तो स्पेस डालने के लिए मुझे यहाँ पे फिर प्लस लगाना पड़ेगा, एम्प्टी स्पेस ऐसे ऐड करना पड़ेगा। एंड से पहले भी स्पेस दे सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि मुश्किल चीज़ है। तो आसान वाला करता है भाई, अच्छा तरीका जो है हमारे पास वो करता है। तो प्रॉब्लम देख ली, ये मसला है। पहले हम इस तरह से काम करते थे, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, स्लाइड नंबर नोट कर ली 131 होमवर्क वाली, और कोड भी मिला हुआ है भाई। तो भाई कोड देख के समझ के करना है। ये भाई मेरी स्लाइड जो है पीछे हमारी रह गई थी, ये उस वक्त हमने भाई स्किप करी थी। हम वापस जाते हैं और इसको भी देख लेते हैं। सबमिट नहीं करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है। नहीं, ये तो बोलो होमवर्क सबमिट नहीं कराना है, होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं यहाँ पे बुला के सवाल करूँगा तो आपको जवाब आते होंगे। क्या नाम है टॉपिक का? टेम्पलेट लिटरल्स। हमारे पास जो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है टेम्पलेट लिटरल्स। इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। नीचे आते हैं और यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगा बैकटिक्स। अभी कंसोल भी नहीं लगा रहा, अभी सिंपल रखता है। बैकटिक्स लगा। अब ये बैकटिक्स कहाँ पे होता है भाई? एस्केप की जो की है ना लेफ्ट टॉप पे, एस्केप की के बिल्कुल नीचे 1 के बराबर में, 1 से पहले सर, टैब के बटन के ऊपर, तो बिल्कुल कोने में आपको ये वाली की मिलेगी। बैकटिक्स कहते हैं सर, जो आपने कभी जिंदगी में यूज भी नहीं करेंगे। बैकटिक्स लगा है। अब यहाँ पर आके मैं सेम चीज लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज, फर्स्ट नेम लिख दूं यहाँ पे, वेरिएबल का नाम। कुछ गलती लग रही है? पहली गलती तो ये देख के पता चल रहा है कि भाई जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा है वो टाइप स्क्रिप्ट ने पिक ही नहीं करा, उसका रंग देखें चेंज नहीं हुआ, वो स्ट्रिंग भी बना हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले भाई टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर अगर आपने वेरिएबल ऐड करना है, डॉलर का साइन लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो है लिख सकते हो वेरिएबल का नाम। यहां पे मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया फर्स्ट नेम। तो अब देखें यहाँ पे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेसेस का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेसेस ऐड हो जाते हैं इसे। आगे एंड माय एज इज, दोबारा से डॉलर का साइन लगेगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगेगा, और यहाँ पे एज का जो वेरिएबल था सेम उसी नाम से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्या क्यों? यहां पे मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है? स्मॉल ए से एज रखा है, तो यहां पर भी मुझे सेम नाम रखना होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये मेरा पूरा सेंटेंस बन गया। इसको कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए मैं इसको भाई कट कर देता हूं पहले। अब कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं वो चीज़ लिख लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये टेम्पलेट लिटरल्स के सिंटैक्स में हमें आसानी होती है
शुरू में हो सकता है आपको सिंटेक्स याद करने में मुश्किल हो, मतलब लिखते कैसे हैं वो याद करने में मुश्किल हो, बट आगे चल के भाई आपके पास ये जो टेम्पलेट लिटरल्स का तरीका है ये बहुत आसानी करेगा। चला के देख लें। आते हैं भाई यहाँ पर। हेलो, माय नेम इज हमजा एंड माय एज इज 23। टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हुए हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करो। अगर आपने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर वेरिएबल यूज करना है तो डॉलर का साइन लाजमी लगेगा। अगर मैं इस डॉलर को हटा दूं ना, अब ये देखें इसका कलर भी स्ट्रिंग जैसा हो गया, टेक्स्ट जैसा हो गया। अब ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ही शो होगा, तो डॉलर का साइन मस्ट है और कर्ली ब्रैकेट भी मस्ट है। अब आप लोग, कुछ लोग जो है गलती एक ये भी करते हो, बैक टेक्स्ट की जगह पे इन्वर्टेड कॉमास लगाते हो, तो डबल कोट्स, तो क्या ये चलेगा? नहीं सर, ये नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा जाएगा। डबल कोट्स अलग चीज़ है, बैक टेक्स्ट अलग चीज़ है। अगर आपको की नहीं मिल रही है बैक टेक्स्ट की, तो भाई अपने बराबर वाले से पूछ लो या किसी टीचर से पूछ लो, आपके पास कीबोर्ड के अंदर शो हो रही होती है। मैं यहाँ पे एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर होती है आपकी बैक टेक्स्ट। ये बनाना इतनी सिंपल सी चीज़ है। ओ भाई, और नाम जो है ना आप लोगों ने चेंज कर लेना, अपना नाम लिख लेगा और अपनी एज लिख लेगा, और आप लोग मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका हम आप यूज़ नहीं करते, हम जो है ज़्यादातर टेम्पलेट लिटरल्स वाला तरीका यूज़ करेंगे। जी बचा है। अच्छा, इनका सवाल ये है कि भाई सर आप इतनी लंबी कर रहे हो, आप वेरिएबल के अंदर लिख रहे हो नाम, भाई क्या करो आप डायरेक्ट यहाँ पे हमजा लिख लो, आप क्यों लंबी कर रहे हो? यहाँ हमजा लिख लो, क्यों नहीं कर रहा मैं ऐसे? नहीं, वेरिएबल जरूरी है। क्यों? वेरिएबल लगा हुआ है ना। अब देखो, कल को मैं अपना यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे किसी और का नाम लिखना, तो अब मैं यहाँ पे जब मैं चेंज करूँगा तो मुझे हर जगह देखना होगा, अच्छा यहाँ पे भी चेंज करना, फिर यहाँ पर आके अलग से चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो है कल को अगर मुझे नाम चेंज करना पड़े तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँ और लाइन नंबर 1 पे आके मैं वेरिएबल चेंज कर दूँ। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का नाम। तो नाम अगर मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, मेरे कोड में जहाँ जहाँ फर्स्ट नेम यूज हो रहा है वहाँ वहाँ वो चेंज हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल यूज करें। सवाल है तो हैंड रेज करोगे। आपके मसले मसाइल अगर सॉल्व करने हैं तो आप लोगों ने खुद ही जो है लोगों से दोस्तियां करके उनसे मसले सॉल्व कराना सीखना होगा, या तो फिर खुद ही इतनी मेहनत करो कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जी परवेज भाई, सब सेट है? क्या गर्मी हो रही है? बिरयानी ठंडी हो रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन है खा लेंगे बस जी। सर, आखिरी जो कंसोल डॉट लॉग में हमने पूरा फ्रेज लिखा है, इसके आखिर में हमें सिंबल लगाना है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, तो वो कहाँ पे लग सकता है? दोबारा रिपीट करें। फुल स्टॉप लगाना है सेंटेंस के आखिर में, तो वो कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाना, फुल स्टॉप ये लग गया। यहाँ पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आप कहीं पे जा रहे हो कि मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करवाऊँ, लेकिन साथ में फुल स्टॉप भी लग जाएगा, तो इसलिए वेरिएबल में तो नहीं लगाओगे आप, मैसेज के एंड पे लगा दो। अच्छा जी, क्या चीज़ पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में? पहली क्लास में एक चीज़ हमने देखी थी, टॉपिक पहले मैं खोल लेता हूँ। ये स्लाइड्स आपके व्हाट्सएप चैनल पे है, थोड़ा सा आप ऊपर पुराने मैसेज पे जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, क्या नाम है टॉपिक का? ऑपरेटर, लेकिन इस वाले ऑपरेटर का नाम है यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, इसका क्या सीन है? कौन कौन भाई सुबह हलवा पूरी खा के आ रहे हैं? हलवा पूरी खा के अकेले अकेले हैदराबाद से आ रहे हो आप? और अच्छा, और जब आप हलवा पूरी की लाइन में लगते हो तो आपको एक पर्ची मिलती है। अच्छी दुकानों पे जाया करो ना। तो जो है आपको नॉर्मली एक पर्ची मिलती है, क्योंकि रश होता है वीकेंड पे, तो जो है उस पर एक नंबर लिखा होता है। इसी तरह से आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वहाँ पे भी, किसी हॉस्पिटल जाओ, किसी क्लिनिक जाओ तो वहाँ पे भी आपको एक नंबर मिलता है। अच्छा, पूरी वाली एग्जाम्पल पे आता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है कि भाई आपका नंबर ये है, आपको इस टाइम पे मिलेगा। तो पूरी वाला जो पूरिया बना रहा होता है वो एक एक करके नंबर कॉल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग लाइन में खड़े हैं, सबके पास एक एक नंबर है, 1 से लेकर 10 तक सबके पास एक एक नंबर है। अब जो पूरी वाला है वो कैसे पूरी देगा? वो कहेगा कि भाई एक नंबर किसका है, तो एक नंबर वाला पर्ची लेकर आ जाएगा, हाँ भाई ये मेरा है, तो उसकी पूरियां दे देगा। इसी तरह से जब दूसरा नंबर आएगा तो फिर वो बोलेगा दूसरा नंबर किसका है, दूसरा आ जाएगा। फिर एक का इंक्रीमेंट होगा, तीसरा नंबर आएगा। तो याद रखें कि इसमें सीक्वेंस से ही चलता है, हमेशा एक का इंक्रीमेंट होता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई वो बोले हाँ भाई 5 लोग आ जाओ, हाँ भाई 10 लोग नंबर दे दो, नहीं, हमेशा एक एक करके आपका नंबर बढ़ता है। इस चीज को अगर मुझे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? यूनरी ऑपरेटर को यूज करते हुए। चलते हैं भाई अपने VS कोड के अंदर। यहां पर आके मैं लिखता हूं लेट i इक्वल्स टू 10। i मैंने इसका नाम रखा है, i क्यों रखा है? एक काम करते हैं, इसका नाम मैं इंडेक्स रख देता हूँ। इंडेक्स नंबर होता है ना, एक्सेल शीट आप खोलो तो साइड में इंडेक्स नंबर होता है 1 2 3 4। तो भाई यहाँ पे मैंने इसका नाम इंडेक्स रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ प्लस प्लस इंडेक्स। ये जो मैंने कोड किया है इसका काम ये है कि भाई जो भी करंट वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो करंट वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या करेगा, इसको 10 को क्या कर देगा, 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, जिसका मतलब ये है कि ये कर देगा 10 प्लस 1। बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से है। इसी तरह से भाई मैं नीचे आता हूँ और 4-5 दफा मैं लिख देता हूँ। अब मुझे बताएं कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। इस इंडेक्स पे क्या चीज प्रिंट होगी?
11 किसने बोला? और 15 होगा, ये तो 15 कह रही है। और 25 कौन कह रहा है? किसी का आंसर ये तो नहीं है कि भाई पाकिस्तान होगा। 11 15 और 15 का ही मसले चल रहे हैं। देख लेते क्या होगा। इसको मैंने क्लियर किया। TSC मेन डॉट TS बोर्ड मेन डॉट JS 15 आएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कमेंट्स के चक्करों में पड़े हुए थे। यहाँ पे 10 + 1 नहीं होगा बल्कि 11 + 1 होगा, क्योंकि जब पहली लाइन जब चली तो 1 का इंक्रीमेंट हो चुका था, तो 10 जो था वो 11 हो गया था, अब 11 + 1 हुआ। इसी तरह से ये 12 + 1 13 + 1 14 + 1 जो कि बनता है आपका 50। इसलिए जब मैंने इसको कंसोल कराया तो मेरे पास आ गया आंसर में 50। ये है आपके पास इंक्रीमेंट करने के लिए यूनरी ऑपरेटर। जो भी आपका वेरिएबल है उससे पहले आप ++ का साइन लगा दें। क्या डिक्रीमेंट करना मुश्किल होगा? माइनस लगा दूंगा, मैं लगाऊंगा, मैं तो नहीं लगा रहा, खुद लगाओ। जी अब ये कमेंट्स में हटा देना। अब क्या आएगा? 9 आएगा। 12 और 9 वाले ज़्यादा हैं। और कौन है 12 वाला? 12 किसका है? अंकी मार दी, चेंज कर दिया अपना आंसर। चले चेक कर लेते हैं। 11 आएगा। चलो देखते हैं। 9 कैसे? लाइन बाय लाइन मैं कोड को पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या हुआ है? इंडेक्स कमेंट में मैं लिखता हूँ 10 + 1, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है ना। यहाँ पर क्या हुआ है? 11 - 1, क्योंकि ऊपर हमारे पास यहाँ पे 11 हो चुका था। यहाँ पे क्या हो गया? फिर से 10 हो गया। अब ये 10 + 1 फिर से 11 हो गया। उसके बाद 11 - 1 = 10, फिर 10 हो गया। और लास्ट में 10 - 1 हमारे पास 9 हो गया। इसलिए आपके पास जो आंसर आ रहा है 9 आ रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा, 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, ये 1 का डिक्रीमेंट कर रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और से देख ले से कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि अगला सवाल मैं करने वाला हूँ। ये तो आसान वाला था। क्या 2 अगर ऐड करने हो तो उसके लिए दूसरा तरीका है। ये 1 ऐड करने का ये तरीका ++ करके है। काउंटर भी जो आपका चलता है ना, स्टॉप वॉच अगर आप चलाओ तो वो इसी तरह से चलती है। 1 2 3 4। तो उस तरह के केसेस में 1 का इंक्रीमेंट आप करते जाते हो। तो उसके लिए ये है कि 1 का इंक्रीमेंट करना है, आप इस तरह से लिखिए। सवाल? जी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल के नाम के बाद कहाँ पे? यहाँ पे ये इंडेक्स से बात कर सकता हूँ। उसका थोड़ा सा अलग लॉजिक है। जब हम लूप्स पढ़ेंगे ना
तो वहाँ पे ये इंक्रीमेंट वाली चीज़ यूज़ हो रही है, और उस वाले केस में प्लस प्लस आगे लगा हुआ है। तो ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, पहले एक चीज़ तो हजम हो जाए, फिर हम लूप्स में वो चीज़ देखेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन बना लूँ मैं? Let result equals to पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, let index equals to 10। यहाँ पे मैं आता हूँ प्लस प्लस, बल्कि ये वेरिएबल भी हटा दो, या चले वेरिएबल ऐड कर देता है, प्लस प्लस इंडेक्स प्लस देन प्लस प्लस इंडेक्स प्लस देन 6 प्लस माइनस माइनस इंडेक्स और एंड में हमारे पास -2। अब कोड को गौर से पढ़ें और मुझे बताएं बगैर इंप्लीमेंट करें क्या आंसर है। 15 14 11 ठीक है, उसके बाद 25 17 15 11 है। 16, ऐसा आपने बोला है, बोली जा रहा 16 17 परवेज भाई 17 17 1 17 2 15 15 1 कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं आएगा ऐसी की तैसी। अच्छा कंसोल में करा देता हूँ, ऐसे मेरी बात तो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि इस रिजल्ट में क्या आएगा, इस कैलकुलेशन की बात सही है। आपका 15 हम संभाल के रखेंगे, और 15 यहाँ से भी किसी में रहेगा था, कौन है जी? 15 वाले ज़्यादा लोग हैं, चलो देख लेते हैं। अरे ये तो भाई डायरेक्ट 38 ले आए, 38 करके देखा है ना, बड़े होशियार हो। आपने क्या बोला? 38 होता जा रहा है और आंसर चेंज होते जा रहे हैं। वो 15 में ही अटके रहेंगे, वो बोलेंगे इवन 38 भी आ जाए मैं 15 ही रखूंगा। अच्छा चल आगे देख लेना। इंडेक्स वाले को ना रिमूव कर दो, वही वाला चल रहा जी लॉक कर दूं सबको, या तो कमेंट 15 वो कर दे, वरना अब क्यों आया? इसका वो नहीं बनेगा। मुझे बताना, ज़्यादातर लोग गलत ही बताएंगे, इसमें टेंशन की बात नहीं है, मैं भी गलत ही बताता। क्या हुआ यहाँ पे? कमेंट्स के अंदर लिखता है, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है प्लस प्लस इंडेक्स, जिसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 11। चलो ये तो समझ आ गया, 11 आ जाएगा। देन हमने लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? 12। तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 12, क्योंकि प्लस प्लस इंडेक्स जब हमने लिखा तो जब जैसे उसने ये चीज़ पढ़ी उसने एक का इंक्रीमेंट कर दिया, तो जो 11 था, जो 10 था वो 11 हो गया, और जब वो ये वाली इंडेक्स पे आया तो उसने 11 को 12 कर दिया। अब फिर हमारे पास, अच्छा ये प्लस का निशान तो वो सबको कर रहा है, अब ये जैसे इन दोनों का प्लस कर देगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर उसको प्लस कर देगा, फिर आखिर में आंसर आपको आ जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद +6 देन माइनस, अच्छा प्लस प्लस -1 ऐसे
ये क्या लिखा हुआ है मैंने? 9 आएगा ना सर। माइनस माइनस इंडेक्स, ये क्या करता है? एक का डिक्रीमेंट करता है। 9 आएगा। तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या है? 12 है। तो ये क्या करेगा? एक का डिक्रीमेंट कर देगा, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा फिर से 11। आखिर में हमारे पास -2। अब कौन 18 वाला भाई है? तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 38 आ। तो ऐसे आप कोड पढ़ते हैं कि भाई पहले इस चीज पे फोकस करो, भूल जाओ आगे क्या लिखा हुआ। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया भाई ये 11 है, प्लस का साइन लगाया। देन उसके बाद मैंने देखा अब ये क्या होगा? ये 12 होगा क्योंकि पहले इंडेक्स था 11। अब यहां पर आके वो हो जाएगा प्लस प्लस की वजह से 12। तो 11 + 12 देन +6 तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। +11 हमारे पास कहां से आ रहा है? इससे आ रहा है। जब आपने माइनस माइनस इंडेक्स लिखा तो जो आपकी इंडेक्स की वैल्यू थी वो क्या थी? 12 थी। उसमें एक का डिक्रीमेंट हो गया जिससे आपका 12 बन गया 11। आखिर में हमने लिखा हुआ ये -2 हमारा एज इट इज आ गया। पूरी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38। करके देख लो। 38 वाले तो भाई जिन्होंने 38 बोला था, सच बताओ खुद से लिख के करा था या दिमाग से बोला था? किसने दिमाग से बोला था? ओए एक होशियार लड़कियों में 2 3 तुम तो नहीं हो ना भाई 15 वाले भाई? लॉक कर दूं? इसको हम क्या कहते हैं? ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस पड़ा है, ऑपरेटर्स। और कौन से ऑपरेटर्स? यूनरी ऑपरेटर्स। करें इसको इम्प्लीमेंट, प्लस प्लस करें, माइनस माइनस करें और कुछ करें ताकि जो है हम लोग फिर सवाल कर सकें। कितने तरह के ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए अब तक? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बस इतने ही ऑपरेटर्स होते हैं। इसका होमवर्क क्या है? स्लाइड नंबर 121 के अंदर आपको दिया हुआ है ये होमवर्क कि भाई स्लाइड नंबर 121, एक है 131 में, एक है 121 में, कि भाई इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है और समझना है इसका आंसर ऐसा क्यों आया। स्लाइड नंबर 121 कंबाइनिंग ऑपरेटर्स हमने करे हैं, जिसमें जो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई मिला के लिख चुके हैं। सब आप यहाँ पर आओ, इनको देखो। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको घर से अम्मी ने टास्क दे के भेजा है, कोई टास्क असाइन करके भेजा है कि भाई आते हुए दूध ले आना, अंडे ले आना, आते हुए इफ्तारी ले आना। अच्छा, अभी तो नहीं लेके जाएंगे आप लोग, आते हुए कुछ काम करते हुए ले आना। रात 11 बजे क्या? हाँ, लेकिन लड़कों के लिए तो होता है ना, इफ्तारी का सामान लाना होता है, बेसन, आलू, पकोड़े बनेंगे। और लड़कियों का तो घर जाके काम होगा, इफ्तारी बनाओ, अम्मी टास्क असाइन करेंगी, बर्तन दो,
अच्छा जी, क्या चीज? या नहीं भी भेजा होगा। हमारे पास अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई चीज़ असाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, ये हम पहली क्लास से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर? यहाँ पर आता हूँ मैं, लेट यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम या num1 इक्वल्स टू 20। ये भाई मैंने आपके सामने कोड लिखा है। डेटा टाइप्स भी लगा दूँ, नंबर। अच्छा, नोट किया होगा आप लोगों ने, भाई मैं नहीं भी लगाता तब भी सेम काम हो रहा होता है, लगा भी रहा होता हूँ तब भी सेम काम हो रहा होता है, तो ये एक्स्ट्रा काम क्यों करना? ये जो केस है ये भाई बहुत सिंपल सा कोड है, इसलिए आप ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि लगाओ, ताकि जो है आगे चल के आपके पास जब मुश्किल वाली डेटा टाइप्स आएंगी तो आपको लगाना आता होगा, डेटा टाइप्स लगाना आता होगा। ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है। इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इज इक्वल। ये कॉलम नहीं है, और कौन सा हो सकता है? इक्वल्स टू। हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो असाइनमेंट के लिए जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो कौन सा है? इक्वल्स टू का। तो इक्वल्स टू का ऑपरेटर ये तो भाई हमें पहले से आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा आपके पास ये ऑपरेटर है। अच्छा जी, इसके अंदर तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आगे चले, सिर्फ हमारे पास ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये जो इक्वल्स टू है असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी है। अब वो और क्या है? यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ num1। अब जो लोग कह रहे थे भाई मुझे 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना, मुझे 2 का करना है, मुझे 3 का करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो इंक्रीमेंट प्लस इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है भाई? ये हमारे पास क्या कर रहा है, num1 के अंदर अभी क्या था 20 के अंदर ये प्लस कर रहा है 2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 22 आपका आंसर आ रहा है। तो ये जो मैंने प्लस इक्वल्स टू लगाया है ये असाइन भी कर रहा है और एडिशन भी कर रहा है, दोनों काम साथ ही कर रहा है। इसको भी हम कहते हैं भाई असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका नाम है प्लस इक्वल्स टू। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर वाली कैटेगरी में आता है। माइनस इक्वल्स टू मुश्किल है, ऐसे प्लस होता है, वैसे ही आप भाई यहां पर माइनस इक्वल्स टू कर दो, क्या आंसर आएगा? ट्वेंटी आएगा, 20 आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास num1 क्या है 20 माइनस 22, तो इसका आंसर क्या आएगा? चला के देख लें, console.log num1। psc main.ts node main.js।
-2 आपके पास यहाँ पे आंसर में आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे 22 असाइन भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी दोनों साथ में कर रहे हैं। तो कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं वो भाई हम आपसे पूछेंगे। जी माइक है हमारे पास। जी आप कैप वाले भाई, इसका क्या नाम था? चश्मे वाले, इसका क्या नाम था? आपके पीछे जो भाई बैठे हैं ना इनको बुलाएं। नहीं इसका। जी आपसे बात कर रहा हूँ, हैंड रेस करें। इसका क्या ये जो आगे बैठे हैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ हैंड रेस कर दें। आपसे ही बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी हैंड रेस किया ये है। जो अभी ऑपरेटर्स पढ़ा है ना, खड़े हो जाएं। कैप वाले भाई नहीं, उनके पीछे वाले भाई खड़े हो जाएं, ऑपरेटर्स। इनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हमने डिस्कस करा है? इक्वल्स टू और माइनस इक्वल्स टू और प्लस इक्वल्स टू अभी तक हमने डिस्कस करा है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो करो ना इम्प्लीमेंट। मल्टीप्लाई करके भी देखो, डिवाइड करके भी देखो। और सवाल है तो पूछोगे हैंड रेस करके। इसी तरह हमारी क्लासेस में पेज जो है हमारा बढ़ता जाएगा, तो उसकी तैयारी करने का ये तरीका है। स्लाइड्स आपको दी हुई हैं, अब जो हो गया वो हो गया। अब आपने क्या करना है भाई, इस स्लाइड तक जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी आनी चाहिए। मॉड्यूल्स वाली चीज़ मैंने स्किप करी है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। बाकी जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, वेरिएबल्स हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, ये आने चाहिए आप लोग को। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी तो मेरा पेस भी बढ़ेगा। तो अगर आप मेरे साथ अपना पेस नहीं बढ़ाएंगे तो मुश्किलें होंगी आपको। अच्छा, जो भी आपके सवालात हो वो अभी आप लोग करेंगे, जो कि फैकल्टी आप लोग देख रहे हैं भाई जगह जगह आप लोग हैंड रेस करके बुलाएंगे क्लास के एंड में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसी क्लास ख़त्म होती है आप लोगों के लिए गेट खोल दिए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन है क्लास में कर लो, उसके बाद जब छुट्टी हो जाएगी तो गेट जब खुले तो आप लोग चले जाए, क्योंकि उनको गेट बंद करना होगा। तो आप लोगों के लिए एक एक बंदा जब जाएगा तो उनके लिए गेट खोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्लास ख़त्म हो तो आप लोग सब एग्जिट कर जाएगा और जो भी सवाल हो वो अभी क्लास में ही करना है। फैकल्टी आप लोगों के साथ बीच में हैंड रेस करके बुलाएंगे। पूरा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। सब साइड है, सब दिख रहा है क्लियर? अच्छा, आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि घर में जो है अम्मी जो है या अब्बू जो है, अम्मियाँ ही ज़्यादा करती हैं, कंपेयर करती हैं।
फुप्पू के बेटे को देखो उसने इतने मार्क्स ले आया, खाला के बेटे को देखो उसने जो है इतने मार्क्स ले, ताया के बेटी को देखो कि वो कितने काम कर रही है। कंपैरिजन होता है। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास अगेन ऑपरेटर्स हैं। कैसे दिखते हैं ऑपरेटर्स हमारे भाई? ये हमने कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स अभी देखे, जिसका कोड भी आप लोगों को मैंने दिखाया। कंपैरिजन ऑपरेटर मैं एक काम करता हूँ, VS कोड में आता हूँ और कंपैरिजन नाम से ही पता चल रहा है ये यूज होते हैं किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर कराने के लिए। तो कंपेयर कराने के लिए मैं लिखता हूँ लेट, भाई ये सिंपल सा मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6, जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू, ये पहला वाला है। इक्वल्स टू जब आप 2 दफा लिखते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई 6 बराबर है 8, मैंने 8 लिख दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 6 को कंपेयर करा रहा हूं 8 से। इसी तरह से मैं यहां पे लिख दूं भाई हमजा बराबर है अली के पढ़ने में। तो भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट को, जो है मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या हमजा और अली बराबर हैं। हमने 3 डाटा टाइप पढ़ी थी मेनली, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। अब सारा काम आएगा बूलियन अगली 2 क्लासों में, और बूलियन क्यों यूज करता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैं आता हूं यहां पे लेट num1 इक्वल्स टू 4, लेट num2 इक्वल्स टू 6। अब यहां पे मैं कंसोल के अंदर प्रिंट कराता हूं console.log। मैं टाइप स्क्रिप्ट से बोलता हूं num1 बराबर है num2 के। ये जो इक्वल्स टू का साइन लगाया, नोट करेंगे डबल इक्वल्स टू है। आप सिंगल लगाओगे तो कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये गलती नहीं करना, कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल्स टू, num1 बराबर है num2 के। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या ये बात सही है कि num1 बराबर है num2 के? नहीं है। तो टाइप स्क्रिप्ट को जब हम ये बात करेंगे तो आंसर क्या देगा? वो बूलियन में देगा फॉल्स, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई 4 और 6 बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। इसी तरह से मैं num1 को चेंज करके 6 कर देता हूं। अब ये हम कंपेयर कर रहे हैं num1 बराबर है num2 के, तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आपके पास यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ नहीं भाई, 2 नंबर्स को, 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है। और इसका जो साइन है वो है डबल इक्वल्स टू। अब मेरा यहां पे सवाल है, अच्छा ये टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो कह रही है भाई कहाँ कंपेयर कर रहे हो? ये वैसी मिसाल हो गई इंसानों को। वो अलग बात है कि हम कंपेयर करते हैं इंसानों और जानवरों को, बट वैसे लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो टाइप स्क्रिप्ट भी ये बोल रहा है कि भाई कहाँ इंसानों को जानवरों से कंपेयर कर रहे हो, बट हम फिर भी करेंगे क्योंकि हमने कोई चीज़ देखनी है, इसमें चेक करनी है। तो हम टाइप स्क्रिप्ट को बोलेंगे बोल। अच्छा, num1 इक्वल्स टू num2।
क्या ये बात सही है या नहीं? फॉल्स आएगा, एरर आएगा। एरर आएगा। लेकिन अगर यही चीज मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखता इस तरह से, फिलहाल आप लोग नहीं लिखेगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं। num1 बराबर है num2 को, तो यहाँ पे ट्रू आता, फॉल्स आता। एरर तो टाइप स्क्रिप्ट ज्यादा स्मार्ट है, वो समझ गया। ट्रू ऐसा ट्रू। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई जो आ रहा है आने दो। तो यहाँ पे मजे की बात, आपके पास आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है डबल इक्वल्स टू जब आप लगाते हो, इवन टाइप स्क्रिप्ट में डबल इक्वल्स टू जब आप लगाते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि भाई 6 को कंपेयर करो 6 से। अब उसको ये गर्ज नहीं है कि भाई डाटा टाइप जो भी है, ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। तो बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। 6 इक्वल्स टू 6। यहां पे आपका 6 जो है ना, बैकग्राउंड में इस तरह से नहीं कंपेयर कर रहा, स्ट्रिंग वाले को कंपेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख रहा है कि भाई ये 6 है, चलो भाई मसला नहीं है, ये बराबर है। जब आप डबल इक्वल्स टू लगाते हो तो वो ये चीज नहीं देखता कि भाई डाटा टाइप डिफरेंट हो, वो ये चीज इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेगा 6 और 6 को। जब आप ट्रिपल इक्वल्स टू लगाते हो तो अब वो डेटा टाइप को भी देखेगा। अब आपका जो कंपैरिजन होगा बैकग्राउंड में वो कुछ इस तरह का होगा। 6 बराबर है 6 के, तो ये चीज क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में इतना फर्क है कि दोनों कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन डबल इक्वल्स टू में वो डाटा टाइप्स नहीं देखता। ट्रिपल इक्वल्स टू में वो डाटा टाइप्स भी देखेगा कि भाई स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हो तो दूसरा वाला भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए। इंसान को इंसान से ही कंपेयर कर सकते हो, जानवर से नहीं कर सकते। हरकतें हैं ऐसी, लेकिन नहीं करना चाहिए। चले वापस आते हैं यहाँ पे। इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू हमने डिस्कस किया। सवाल मैंने आपको बताया 6 इक्वल्स टू 6। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे डबल इक्वल्स टू के साथ, तो ये बोलेगा हाँ भाई दोनों बराबर है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ट्रू। जब आप 6 को कंपेयर करेंगे ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ, तो ये आपको बोलेगा कि भाई चाचू आपका आंसर फॉल्स है। ये वाला 6 नंबर का 6 है और ये वाला 6 स्ट्रिंग का 6 है, तो दोनों बराबर नहीं है। बस इतना सा फर्क है। सवाल इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर है। अभी तक हम कंपैरिजन ऑपरेटर वाली कैटेगरी में हैं, जिसके अंदर हमने डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू अभी डिस्कस करा है। टाइप स्क्रिप्ट में भी जावा स्क्रिप्ट में डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू का सेम कॉन्सेप्ट है, जावा स्क्रिप्ट में भी टाइप स्क्रिप्ट में भी। लेकिन मैंने आपको बताया ये आप कोडिंग करते हुए जब आप लिखोगे तो टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादा ही स्मार्ट है, तो इसलिए भाई आपको यहीं पे वो आपको एरर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम जो है जब ट्रांसपाइल कर रहे होंगे, मतलब टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो टाइप स्क्रिप्ट वहीं कंप्लेन कर देगा, बोलेगा भाई ये गलत कोड लिखा है, इसको ठीक करो। जी जी क्या कह सकते हैं?
नहीं, मुझे नहीं पता है क्या होता है, सॉरी। नॉर्मल हाँ सर वो नॉर्मल सही है, लॉजिकली आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा जी, नहीं उन्होंने अपने लिए सही बता दिया ना। आप लोगों को समझ आ गया? समझ नहीं आया? नहीं, मेरा समझ आ गया, बस सही है, टेंशन समझ आ गया। डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, बस इतना याद रखना, समझ आना चाहिए बस। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। नॉट इक्वल्स टू, अब ये क्या बोला है भाई? दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर है उसका नाम है, इसको सही कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू। एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब है? नॉट, और इक्वल्स टू का जो साइन है वो तो आप सबको पता ही है। तो ये जो बन रहा है इसका मतलब ये है नॉट इक्वल्स टू। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं कंसोल डॉट लॉग num1 इज नॉट इक्वल्स टू num2, मैं इसको कह रहा हूं कि भाई num1 बराबर नहीं है num2 के। फॉल्स देगा सर। क्या ये बात सही है या नहीं? सही है। फॉल्स। ये बात भाई मैंने एकदम गलत बोली है, क्योंकि हमारे पास num1 क्या है? 6 है, num2 क्या है? 6 है। तो num1 और num2 दोनों बराबर है, जबकि मैंने लिखा है बराबर नहीं है, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे आंसर में मुझे देगा फॉल्स। ये आपके पास एक और ऑपरेटर आ गया। अभी तक हमने 3 ऑपरेटर्स देख लिए, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, एंड कॉमा लगा के कर देता हूँ नॉट इक्वल्स टू। आगे नॉट इक्वल्स टू में कोई मसला? आसान है नॉट इक्वल्स टू। जब भी आपको ये चीज पढ़नी हो ना, आप उर्दू में पढ़ो इसे, num1 बराबर नहीं है num2 के। तो क्या ये बात सही है? नहीं सही। तो इसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा जी, ग्रेटर देन लेस देन पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी आपके पास वही है। ये कहां पे मिलेगा आपको? शिफ्ट जहां पे आपका होता है उसी के बराबर में क्वेश्चन मार्क के बराबर में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं num1 छोटा है num2 से, इसका क्या आंसर आएगा? जी आप ऑरेंज शर्ट वाले भाई, चेक शर्ट जो है आपकी, जी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? दोनों वेरिएबल्स बराबर हैं। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी है? num1 छोटा है num2 से। तो क्या num1 छोटा है सच में? नहीं है। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स। ये हमारे पास ग्रेटर देन वाला हो गया, लेस देन वाला हो गया। ग्रेटर देन भी बिल्कुल आसान है, ऐसे ही है, बस ये है कि साइन चेंज कर दिया। अब क्या रिटर्न करेगा? अभी भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू। कौन है भाई ट्रू वाले भाई? ट्रू रिटर्न करेगा। और है कोई ट्रू वाला? अभी भी फॉल्स ही देगा। अब इन्होंने बोला है ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे? उर्दू में पढ़े इस स्टेटमेंट को। मैंने स्टेटमेंट में लिखा है यहां पे
नम 1 बड़ा है नम 2 से। क्या ये बात सही है? नहीं है। जिसका मतलब टाइप एस्केप आपको बोलेगा अरे मेरे प्यारे भाई ये बात गलत है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको चला के भी देख लेते हैं, समझ आ गई क्यों फॉल्स आ रहा है? हाँ भाई, इसको मैंने चलाया और हमारे पास फिर से फॉल्स आ गया। ये तो भाई सारे आसान वाले थे। लेस देन हमने पढ़ा, ग्रेटर देन हमने पढ़ा। इसको इम्प्लीमेंट करो 5 मिनट में। मैं इतनी देर में आप लोगों के लिए सवाल बना रहा हूं, आप लोगों से पूछूंगा फिर। अच्छा, जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा। आप लोग सारे बताने लग जाए तो, होशियार बनने लग जाए तो जो है पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करो जरा, ट्रू फॉल्स से दोस्ती करो। मैं जब तक सवाल बनाता हूं। अब इसको मेरे साथ आप लोग उर्दू में पढ़ें। नम 1 बड़ा है या बराबर है नम 2 के। तो ये बात सही है या गलत है? सही बात है, जिसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो मेरी स्टेटमेंट को और से सुनना है जी। क्या स्टेटमेंट है? नम 1 बड़ा है या बराबर है नम 2 के। क्या ये बात सही है? इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 6 बड़ा है या बराबर है 19 के। तो ये बात सही है? नहीं सही। 6 ना बड़ा है ना बराबर है। तो टाइप एस्केप हमसे बोलेगी कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, आपको फॉल्स रिटर्न कर देगी। चला के देखते हैं। फॉल्स आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब मैं भाई रैंडमली पूछता हूँ, कोई नहीं बताना जी। आप कहा टाई वाले भाई मेरे, क्या है इसका आंसर? फॉल्स आएगा जी। यहां से टू की आवाज आई थी, फॉल्स आएगा। लिख के चेक कर लो। चला जी, पीछे से ब्लैक शर्ट वाले भाई, सबसे आगे जो बैठे हैं लैपटॉप के साथ, क्या बोल रहे हो? फॉल्स, फॉल्स आएगा। चला के देख लें। क्यों नहीं भाई, चला के तो देखेंगे। फॉल्स आएगा। क्या स्टेटमेंट है? 6 छोटा है या बराबर है 61 सर। 19 61 है सर। नंबर में 61 लिखा है। चेक करवा दो। 61 छोटा है या बराबर है 19 के। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? फॉल्स आएगा। आपके पास इसका आंसर फॉल्स आएगा। अच्छा जी, जी आप बताएं सर। वाइट शलवार कमीज में जो है स्मार्ट से स्टेटमेंट को पढ़े, कमेंट को मेरा हटा देता हूँ यहाँ से। ट्रू आएगा सर, कह रहे हैं भाई हमारे ट्रू आएगा। और जी आप क्या कह रही हैं? जो लिख रही हैं वो सब नोट डाउन कर लेंगी। क्या आएगा? आप चश्मे वाली जी, ट्रू आएगा। पक्की बात है?
और आप कैप वाले भाई जी 2 आएगा। क्या लिखी है स्टेटमेंट? नम 1 बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू, हाँ नम 2 के। तो क्या ये बात सही है? सही बात है। सही बात है, इसलिए जो है हमारे पास ट्रू आएगा इस केस में। जी अरे एरर वो छोड़ दो यार, लॉजिकली बताओ जो मैंने डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू की एग्जांपल बताया। सर पहले तो ये उठाएगा नहीं, लेकिन ये फॉल्स वो है इसका आंसर। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जावा स्क्रिप्ट में फॉल्स है। ट्रू होगा आपके पास। ओ सॉरी, हाँ जावा स्क्रिप्ट यहाँ उठाएगा नहीं। क्या चीज? उठाएगा नहीं। अरे एरर तो होगा, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। जावा स्क्रिप्ट में अगर मैं चेक करूँ तब तो नहीं है मसला। इसमें ट्रू है। ट्रू होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बस इसमें से मुझे बताया। एरर को अभी इग्नोर करो। जावा स्क्रिप्ट में ट्रू है। ट्रू होगा क्योंकि डबल इक्वल्स टू में ये डाटा टाइप भी हाँ नहीं उठा रहा। इग्नोर कर देता है। ट्रिपल इक्वल्स टू लगाऊंगा तो आपके पास फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह के आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं सारे वेरिएबल्स। स्लाइड नंबर जो है आपके पास, बस आप लोगों ने शुरू के कुछ टॉपिक्स हैं उनको आपने अभी छोड़ देना, लेकिन आगे चल के मॉड्यूल्स वाला जो टॉपिक है ना वो स्लाइड नंबर नीचे रह गया, ये रहा। ये टॉपिक को अभी आप छोड़ देगा, हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं ताकि जो है हम इसको भी करें और इसको यूज़ करते हुए हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। इम्प्लीमेंट करें इसे जल्दी से, और सवाल है तो पूछेंगे और क्लास में पूछ लें। आपके पास फैकल्टी है, हैंड रेस करें, हमारी फैकल्टी जो है वो देख रही है, और बाकी हमारे जो लीड स्टूडेंट हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मतलब जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगी तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आके हमसे कोऑर्डिनेट कर लें। और अगर ये जो टॉपिक चल रहा है अभी आपका स्लाइड पर, तो इससे आगे वो स्टडी करके आ जाएं। वैसे तो सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमसे एक कदम आगे रहना है आप लोगों ने, और जो टॉपिक अब एंड हो गया उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसको घर से स्टडी करके आएँ, ताकि घर पे अगर आपको कोई एरर आ रहा है, फिर यहाँ एरर आ रहा है, डबल चेक हो जाएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टडी कर लिया करें। और जिन लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं वो तो ऑफ कोर्स घर से वो वाला टॉपिक भी दोबारा से रिकॉल करके आएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे साथ, तो इंशाल्लाह बहुत बेटर हम परफॉर्म करेंगे। और आपको पता है कि दूसरे डेज़ में भी क्लासेस चल रही हैं, तो एक होना चाहिए ना कि आपकी जो डे की क्लास है सबसे अलग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो हम देख भी रहे होते हैं कौन सी डे की कौन सी स्लॉट की क्लास अच्छी चल रही है, कहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंपटीशन होगा तो मज़ा तो आएगा ना, फिर कंपटीशन ना होगा ज़िंदगी में क्या मज़ा। तो लगे रहें इसी तरह मेहनत करते हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं?
ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, टेम्पलेट लिटरल्स हैं आपके पास, यूनरी ऑपरेटर्स हैं, और यूनरी ऑपरेटर्स, और असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अभी आपके पास 7 से 8 टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। अब अगली क्लास में जब आप लोग आओगे तो ये 7 से 8 जो है 11 से 12 हो जाएंगे। तो 11 से 12 कवर करना ज़्यादा मुश्किल है या 7 से 8 कवर करना मुश्किल है? मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है अगर आप बैठ के कर रहे हो, बट क्या कर सकते हैं, होती है। शैतान भी अब कैद होने जा रहा है, तो अपना अब आप लोगों को पता चलेगा कि वो शैतान नहीं, वो आप खुद ही हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं भूल जाऊँ उससे पहले, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? कोड लिखने का तरीका। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप जैसे कोड लिखते हो, अगर मैं यहाँ पर आके लेट लिखने में कुछ गलती कर दूँ डबल टी कर दो सिंटैक्स, तो ये मैंने लिखने में गलती कर दी, तो ये हमारे पास कौन सा एरर होता है? सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स मतलब कि आपके लिखने का तरीका इस टाइप स्क्रिप्ट में। तो यही वही हमारे आज के टॉपिक थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, और काइंडली आप लोग जो है घर जाए।